हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय विकास पर एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इनकी इस चैप्टर की क्लास हमने 4 पार्टों में इसकी क्लास ली हैं, तो वो चारों क्लासेस आपकी फिनिश हो चुकी हैं। और जिस तरह से हमारा जो पढ़ाने का क्रम चला आ रहा है कि पहले थ्योरी क्लास है और उसके बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से उस चैप्टर को फिनिश कराया जाता है। तो अब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं धारणीय विकास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और हम जानेंगे कि भाई हम कितने क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, टोटल 30 क्वेश्चन है, तो आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर क्लास आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसका मतलब वो संसाधन कैसा होगा, जीवाश्मीय ईंधन होगा। और जीवाश्मीय ईंधन कौन सा होता है, जीवाश्मीय ईंधन होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जीवाश्मीय ईंधन होते हैं। तो जीवाश्मीय ईंधन में ये सारी चीजें आती हैं। अब हम एक एक करके इन पर ऑप्शन पर विचार करें तो सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय, ये आंसर नहीं होगा। पवन ऊर्जा नवीकरणीय, ये आंसर नहीं होगा। भूजल नवीकरणीय, ये आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नियोजित कटाई, प्लांट कटिंग का उद्देश्य क्या है। यानी कि योजना बनाकर काटना, वनों को काटना, पेड़ों को काटना, उसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, उसका उद्देश्य होता है कि अगर योजना बनाकर बात की जाए कि वनों को काटा गया है, तो इसका अर्थ यह है कि वन का उतना ही उपयोग किया जा रहा है जितना उसकी जरूरत है। तो उसको हम बोल सकते हैं सतत विकास। क्या बोल सकते हैं, सतत विकास। यानी प्राकृतिक संसाधनों का उस तरह से उपयोग किया जाए कि कोई भी पर्यावरण को हानि ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सतत विकास। तो वन्य जीव संरक्षण इसका उद्देश्य नहीं है। वन उत्पादों का अधिक उत्पादन, ये उसका उद्देश्य नहीं है। वनों का सतत उपयोग सही है। और वन क्षेत्र में वृद्धि, जब हम पेड़ काट रहे हैं तो वन क्षेत्र में वृद्धि होगी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो भारत में 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मृदा संरक्षण से संबंधित है, यानी मिट्टी के संरक्षण से संबंधित है। तो योजना, आयोग योजना, ये संबंधित नहीं है। एनएपीसी संबंधित नहीं है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन, ये मृदा संरक्षण से संबंधित है। और कैंपा योजना वनों को दोबारा लगाने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किस प्राकृतिक संसाधनों को अधिक प्रभावित करता है। अब देखिए, रासायनिक खाद का यदि उपयोग हम ज़्यादा करेंगे तो उससे मृदा क्या होती है, दूषित हो जाती है। मृदा की उर्वर क्षमता में कमी आती है। तो मृदा की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये किसको प्रभावित करेगा, वायुमंडल को प्रभावित नहीं करेगा, मृदा को करेगा। जल को प्रभावित नहीं करेगा और जीवमंडल को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसको प्रभावित करता है, ये मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द पहली बार प्रमुख रूप से किस रिपोर्ट में आया था। देखिए, ये क्लास जो है हमने थ्योरी क्लास में भी ये बता रखा है कि सतत विकास शब्द सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ये ईयर भी पूछी जाती हैं। ये ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है। और रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि भाई कौन सा सम्मेलन कब हुआ और किससे संबंधित है। यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, सतत विकास लक्ष्य SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कुल संख्या कितनी है। तो थ्योरी क्लास में मैंने आपको कई बार बताया है, सतत विकास लक्ष्य की कुल संख्या कितनी है, 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट हम बात करें एसडीजीएस को किस समय सीमा तक प्राप्त करना है, तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो देखिए 13वें नंबर का जो सतत विकास लक्ष्य है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, तो देखिए सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ हमने थ्योरी क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें साफ मैंने बता रखा है कि सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। सामाजिक स्तंभ है, पर्यावरणीय स्तंभ है और आर्थिक स्तंभ है। तो सतत विकास के कितने स्तंभ हो गए, 3 प्रमुख स्तंभ हो गए, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, कैंपा निधि किससे संबंधित है, तो कैंपा निधि, कैंपा योजना जो है वो वनों को दोबारा लगाने से संबंधित है, वनों के पुनः लगाने से संबंधित है, तो वनीकरण प्रक्रिया से संबंधित है कैंपा योजना। तो इसका अर्थ होगा कि क्षतिपूरक वनीकरण, यानी जहां पर वन थे उस पर दोबारा से रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस को अपनाने के लिए जो योजना चलाई गई है भारत सरकार द्वारा, वो कौन सी योजना है, कैंपा योजना। नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। इसने भारत सरकार ने 1986 में इसको लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है और खूब पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत जरूरी भी है, आप इसको याद रखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। अब देखिए इन अगर ईयर्स में देखें तो 1972 में कौन सा सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन, और 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन। कौन सा हुआ था, रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, यानी प्लास्टिक जो अपशिष्ट है, प्लास्टिक कचरा है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए नियम बनाए गए, भारत में किस वर्ष संशोधित किए गए, तो सन 2016 में इन्हें संशोधित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन की का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन का उद्देश्य यह है कि मिट्टी के साथ साथ जल का भी संरक्षण करना। रासायनिक उर्वरक बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है, हरित क्रांति इसका उद्देश्य नहीं है, मृदा के साथ जल संरक्षण इसका उद्देश्य है, और सौर ऊर्जा इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए अमृत सरोवर योजना ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है अमृत सरोवर योजना। और इन अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जल निकायों का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या होगा, ग्रामीण जल निकायों का विकास करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, तो देखिए 48A और 21 दोनों में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, लेकिन अगर पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो 48A में इस बात को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोर प्रायोरिटी के आधार पर क्या हो जाएगा, सी। आंसर तो देखो अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद है वाक स्वतंत्रता, 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार, 48 क्या है, पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा, और 370 क्या है, 370 है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध जो है उससे संबंधित है अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम बात करें वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह सतत विकास सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि हमारा विकास इस तरह से हो, उद्योगों का विकास इस तरह से हो, पर्यावरण को हानि न पहुंचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सतत विकास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम बात करें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल किससे संबंधित है, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो पर्यावरण से संबंधित बनाए गए जो कानून हैं कि भाई पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और उनका संरक्षण किस तरह से किया जाए पर्यावरण का, तो उन सिद्धांतों को कहा गया है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम बात करें पॉल्यूटर पीज प्रिंसिपल का आशय क्या है, यानी पॉल्यूटर का मतलब क्या है, प्रदूषक, और पी मतलब चुकाएगा, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत।
तो देखिए जो प्रदूषण फैलाएगा वही उसका खर्चा वहन करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। जो प्रदूषण फैलाएगा वही उसका खर्चा वहन करेगा। प्रदूषण नियंत्रण करने वालों को धन मिलना चाहिए, ये गलत है। सरकार प्रदूषण का खर्च वहन करे, ये भी गलत है। दंडात्मक कर प्रणाली, ये भी गलत है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब है जो प्रदूषण फैलाता है वही उसका खर्च वहन करेगा। नेक्स्ट हम बात करें, एनजीटी राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना कब हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई। देखिए हमने पिछली क्लासेज में भी इसके बारे में बता रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट हम बात करें, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून 1972 को हुआ था। तो और उसी समय से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यही कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट हम बात करें, हम पृथ्वी को हमारे बच्चों से उधार लेते हैं, इस यह कथन किस सम्मेलन से संबंधित है? तो देखिए पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित होगा। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो इस सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। किससे संबंधित है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट हम बात करें, आईपीसीसी किससे संबंधित है? तो देखिए इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन में अपनाया गया? तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 अपनाया गया था। 21 बातों को बताया गया था कि जैव विविधता का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, उन्हीं को एजेंडा 21 कहा गया। और यह कब हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ क्या है? तो देखिए अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होगा कि पृथ्वी का जन्म दिवस, ये गलत है। जब मानव संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, तो ओवरशूट का मतलब अत्यधिक दोहन ही होता है। ओवरशूट का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक दोहन। तो अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ हो गया जब मानव संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्वनि प्रदूषण दिवस, ये गलत है। और जल दिवस गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का शाब्दिक अर्थ होता है धारण क्षमता। अब किसी भी चीज़ की हो सकती है वो। अब इन ऑप्शनों पर हम विचार करें तो इसमें देखिए मृदा की उर्वरता, ये आंसर नहीं होगा। प्रदूषण की कमी तीव्रता, ये भी क्षमता को नहीं बताती। जलवायु की गर्मी, ये क्षमता को नहीं बताती। धरती की जनसंख्या वहन क्षमता को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पारिस्थितिक पादपों का संरक्षण मुख्यतः किस तकनीक से किया जाता है? पारिस्थितिक पादप मतलब कि उसी वातावरण में, यानी कि जो जहाँ पर वो पौधा जन्म लिया है और जहाँ पर पौधा जो है वो नेचुरल वातावरण में स्थित है, उसी वातावरण में यदि उसको संरक्षित किया जाए तो इस तरह के संरक्षण को बोलते हैं इन सिटू संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। और यदि पौधे को, बीज को, जर्म प्लाज्म को किसी दूसरी जगह संरक्षित किया जाए, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे सीड बैंक हो, चाहे जर्म प्लाज्म बैंक हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट हम बात करें, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य होता है जल संसाधन। देखिए ब्लू शब्द जो है वो पानी, पानी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो खाद्यान्न उत्पादन इसका होगा नहीं। जल संसाधनों का सतत उपयोग बिल्कुल सही है, ब्लू इकोनॉमी। और रासायनिक उद्योग इसका आंसर नहीं होगा। और अंतरिक्ष अनुसंधान इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू इकोनॉमी का जल संसाधनों का सतत उपयोग क्या कहलाता है? ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र ग्रीन जीडीपी की गणना में शामिल होता है? तो देखिए ग्रीन शब्द आ गया, तो ग्रीन शब्द का अर्थ हो गया कि पर्यावरण, ऐसी जीडीपी जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाए और देश तरक्की करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीन जीडीपी कहेंगे। केवल कृषि, ये गलत हो गया। केवल पर्यावरण क्षति, ये भी गलत हो गया। पारंपरिक जीडीपी प्लस पर्यावरण हानि, ये सही है। और केवल उद्योग, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्रीन जीडीपी। नेक्स्ट हम बात करें, रामसर साइट किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है?
तो देखिए रामसर साइट आर्द्र भूमि से संबंधित है। ये ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें विश्व के अलग-अलग जगह पर साइट्स को, स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया। तो रामसर साइट किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। देखिए रामसर साइट से संबंधित हम एक क्लास लेंगे, उसमें आपको पूरा विवरण बताएंगे कि रामसर साइट, रामसर सम्मेलन का कब हुआ, कहाँ हुआ और उसका क्या उद्देश्य था, और वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, विश्व में कितनी रामसर साइट है, कितने वेटलैंड एरिया हैं। तो आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर साइट। तो दोस्तों इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व किया। देखिए फास्टली हमने प्रैक्टिस की है इसकी, और आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। और यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपनी तैयारी को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।